टाइप करके पूछ के ना। नहीं तो फिर करते हैं स्टार्ट। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था लास्ट वीक। उस दिन मुझे डॉक्टर समीक्षा नजर नहीं आ रहे थे। ओके। तो क्या आप पूछिए एक बार डॉक्टर सरन से। मैंने टाइप किया तो है मैसेज, सरन आर वी फ्री विजिबल टू यू। she's saying yes. ओके स्टार्ट करते हैं, फिर माइट भी कुछ प्रॉब्लम मेरी साइड से ही है। चलिए स्टार्ट करें फिर। हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर, अपना Okay. डॉक्टर Hello समीक्षा। everyone. We are thrilled to welcome Dr. Alpika Bagri to our Insta live today. She is founder of Family Healthcare Homeopathic Clinic with 12 plus years of experience. Dr. Bagri holds a BHMS and MCFT and has been dedicated to improving lives through homeopathy and family therapy. Stay tuned. Over to Dr. Samiksha. हेलो डॉक्टर अल्पिका। हेलो आज का आपका डॉक्टर समीक्षा। हाँ जी, आज जैसे कि आपका टॉपिक है फाइब्रो एडिनोमा ब्रेस्ट, तो सबसे पहले ये बताएं कि फाइब्रो एडिनोमा ब्रेस्ट है क्या। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म मैम। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के थ्रू लोगों से जुड़ पाऊंगी और अपने व्यूज अब इस टॉपिक पर रख पाऊंगी। बेसिकली फाइब्रोनोमा जो होता है एक बिनाइन नॉन कैंसरस लंप होता है जो ब्रेस्ट में होता है। तो ये जो होता है ये यूजुअली पेनलेस होता है और पेल्पेशन जब हम एग्जामिन करते हैं, अपना सेल्फ एग्जामिन करते हैं ब्रेस्ट, तब ये पता लगता है कि कुछ लंप या फिर कुछ लाइक हार्ट स्ट्रक्चर ब्रेस्ट में डेवलप हो रहा है। तो जो पेशेंट होते हैं कई बार पैनिक हो जाते हैं कि ये आखिर क्यों हो रहा है। तो हर देखिए जो भी कोई लंप होता है या ग्रोथ इस तरह का अगर होता है तो पेशेंट के अंदर एक एंटिसिपेशन हो जाता है कि कहीं ये ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। तो हमें इस टैबू को हटाना है कि लोग खुल के इस विषय में बात करें कि अगर इस तरह से कुछ लंप या कोई हार्ड स्ट्रक्चर उन्हें अगर फील हो रहा है ब्रेस्ट में तो एटलीस्ट वो उसका एग्जामिनेशन करवाएं, अपने डॉक्टर से इसकी सलाह लें, पता लगाएं, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फाइब्रोमा बेसिकली एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके जो मार्जिन होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं और ये फाइब्रस टिश्यू और ग्रैनुलर टिश्यू से मिलकर बनने लग जाता है। ये होता कब है? जब ईस्ट्रोजन जो सेंसिटिविटी होती है ना फीमेल में, जब डेवलप होती है तब इस तरह के लंप्स जो है फीमेल में डेवलप होने लग जाते हैं। ओके, तो ये पेनफुल रहता है जो लंप जो आता है वो पेनफुल होता है या पेनलेस रहता है? नहीं, यूजुअली ये पेनलेस रहता है, पर साइज अगर ज्यादा बढ़ जाए तब थोड़ा प्रेशर सिम्टम ये पेशेंट को देने लग जाता है, अदरवाइज यूजुअली ये पेनलेस होता है। और ये सिंगल या मल्टीपल हाँ, भी हो सकता है? डेफिनेटली ये मल्टीपल, ये यूनिलेटरल भी होते हैं, बायलेटरल लाइक दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकता है। साइज वेरी भी कर सकता है, पी साइज का भी हो सकता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम गोल्फ बॉल के जितना भी ये हो सकता है। और इसके कॉजेस जैसा कि आपने बताया, आपने बता दिया कि ईस्ट्रोजन ऑस्ट्रेलियन सेंसिटिविटी ज्यादा है और ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन के साथ ज्यादा वेरी कर जाता है। जब अगर फिब्रोनोमा किसी पेशेंट को है तो मेंस्ट्रुएशन के पहले ज्यादा पेनफुल या फिर ज्यादा लाइक उनको पेल्पेट होने लग जाता है कि उनको साइज थोड़ा बड़ा हो रहा है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान ईस्ट्रोजन का लेवल जिस तरह से बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं तब इसका साइज थोड़ा सा वेरी कर जाता है, थोड़ा बढ़ने लग जाता है या वो थोड़ा ज्यादा ध्यान में आने लग जाता है। यूजली हार्म नहीं करते हैं, यूजुअली मतलब हम जो नहीं है करता, बिनाइन है, नॉन कैंसरस है, पर पेशेंट को हम एग्जामिन जरूर करते हैं। इसके लिए बेसिकली क्या है, क्योंकि ब्रेस्ट का मामला है और ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल इंडिया में। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन होने लग गया है। इस वजह से डॉक्टर के टच में रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर ब्रेस्ट में इस तरह का कोई लंप होता है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने नियर बाय डॉक्टर से मिलें, उसकी जांच कराएं, क्योंकि ना ट्रिपल असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ब्रेस्ट में कोई लंप है, ट्रिपल असेसमेंट में आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन जो आपके डॉक्टर करेंगे, या आप सेल्फ एग्जामिन अगर कर पा रहे हैं तो। उसके अलावा आ जाता है स्कैनिंग। जैसे फेब्रोमा के केस में हम पेशेंट को सीधा मेमोग्राम सजेस्ट नहीं करते हम यूजुअली, क्योंकि बेसिकली इसमें जो चीज देखी जाती है, जो हमारी महिलाएं होती हैं वो 15 से 35 साल के बीच की जो होती है उनमें ज्यादा ये नजर आता है। तो हम उनको अल्ट्रासाउंड की सलाह देते हैं कि बोथ ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराया जाए। तो स्कैनिंग, सेकंड स्टेप है स्कैनिंग। अगर हमें कुछ डाउट लगता है कि
मेटास्टेसिस तो नहीं है या फिर सीए ब्रेस्ट तो नहीं, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट तो नहीं है, तो फिर हम फर्दर एफएनएसी या बायोप्सी की सलाह भी देते हैं। तो ये ट्रिपल असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इन केस जहाँ पे डाउट आता है। अदरवाइज जो अल्ट्रासाउंड है उससे भी काफी हद तक पता चल जाता है कि फेबनोमा है, फिजिकल एग्जामिनेशन से भी क्लियर हो जाता है। तो इसके कॉमन सिम्टम्स की लंप के अलावा और कुछ भी रहते हैं क्या? देखिए, अगर प्रेशर सिम्टम क्रिएट होता है तो थोड़ा सा पेन हो जाता है जब अगर साइज बड़ा है, तो अदरवाइज ये यूजुअली क्या होता है कि मूवेबल इन नेचर होता है। मार्जिन इसके स्मूथ होते हैं, तो इसे ब्रेस्ट माउस भी कहा जाता है। तो बेसिकली अगर सिर्फ पेनलेस लंप और मूवेबल इन नेचर अगर वो है, तो वो यही सिम्टम हमें इन जनरल देखने को मिलता है फेबनोमा के केसेस में। ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर अर्पना सोनी, अभी over to you. आपने जैसे डायग्नोसिस का तो फीचर बताया ही है हाँ जी। हमें कि अल्ट्रासाउंड हो गया, देन हम जैसे कि जाते हैं मेमोग्राफी के लिए। हाँ जी। सॉरी, मेमोग्राफी के लिए भी कई बार पेशेंट्स को भेजना पड़ता है। हाँ जी। तो मेमोग्राफी का एक मिथ है कि मेमोग्राफी दैट मीन्स की ब्रेस्ट कैंसर है, और हमें साइकोलॉजिकली जो है अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना उस टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि नहीं, कि मेमोग्राफी ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर ही है। तो आप साइकोलॉजिकली उनको काउंसलिंग से कैसे उनको थोड़ा सा काम करते हैं? देखिए डॉक्टर कल्पना, पहले तो है जो हम 40 के बिलो फीमेल्स हैं उनको तो हम सजेस्ट ही नहीं करते, मेमोग्राफी के लिए मेमोग्राफी सजेस्ट जी। नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ा सा हाईली सेंसिटिव टेस्ट है। बट अगर डाउट लगता है तो ही हम मेमोग्राफी की तरफ पेशेंट को रेफर करते हैं, ताकि रूल आउट हो जाए ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड इश्यूज। अदरवाइज फेब्रिनोमा जो है बहुत क्लियरली विजिबल हो जाता है जी अल्ट्रासोनोग्राफी जी से। जी। तो पेशेंट को हमें क्लियरली बताना है कि घबराएं नहीं, क्योंकि जब हमें बीमारी का पता चलेगा उसी हिसाब से हम इलाज कर पाएंगे। तो इन्वेस्टिगेशंस यहाँ बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा हमें प्रोग्नोसिस देती हैं टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ डिजीज। जैसे हम देखते हैं कि ये फाइब्रोएडिनोमा बेसिकली तो ज्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है, बट हम लोगों ने अपने क्लिनिकली देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास मेल्स भी आते हैं जिनको फाइब्रोएडिनोमा होता है, लेकिन वो इस चीज को मानते नहीं है। तो मैं चाहूंगी आप इस पे भी अपनी नॉलेज थोड़ी शेयर करो। देखिए मैम, गायनिकोमेशिया जो होता है फीमेल्स में देखा जाता है, वो उनका हार्मोनल पैटर्न डॉक्टर अल्पिका, है। तो पेशेंट थोड़ा हार्मोनल इश्यूज की वजह से पेशेंट में, मेल पेशेंट में गायनेकोमेशिया हो सकता है, या फिर लाइपोमा भी कई बारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखा जाता है इन जी जी, केसेस ऑफ मेल। ठीक है। हाँ जी डॉक्टर समीक्षा। अम, ऐसा है क्या कि ये मिथ है या ऐसा कुछ है कि फाइब्रो एडिनोमा इंक्रीज, मतलब उसकी वजह से कि चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर देयर? मैम, अगर पेशेंट को मल्टीपल फैब्नोमा होते हैं तो हम पेशेंट को ना रेगुलरली कहते हैं कि आप अपना स्कैनिंग कराते रहें, बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं, एटलीस्ट 6 मंथ। आपकी आवाज आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। फाइब्रो एडिनोमा, हाँ जी, अभी हाँ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अल्पिका, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट तो नहीं कर दिया? आ रही है? आपको नजर आ रहे हैं डॉक्टर अल्पिका? नजर तो आ रही है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। आपकी आवाज बीच में ऑडिबल नहीं थी। हाँ जी, तो मैम मल्टीपल अगर फैब्नोमा होते हैं तो हम पेशेंट को एग्जामिनेशन और स्कैनिंग के लिए इनकरेज करते हैं। बाकी अदरवाइज वैसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि फैब्नोमा कन्वर्ट होता है सीए ब्रेस्ट में। और हम फाइब्रो एडिनोमा और अदर टाइप ऑफ यदि ब्रेस्ट लम्प्स को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि पेशेंट को क्लियर करना भी जरूरी होता है कि उनके, क्योंकि माइंड में अगर लंप अगर आ जाता है तो डेफिनेटली उनका दिमाग जाता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है।
तो देखिए कॉमनली देखा जाता है फेबनोमा के अलावा सिस्टिक लीजन्स भी कई बार ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। फेबनोमा एक लाइक फर्म स्ट्रक्चर अगर है, तो सिस्ट ना फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी बिनाइन इन नेचर होते हैं। उसके अलावा इसमें देखा जाता है फैट नेक्रोसिस। अगर किसी पेशेंट को गलती से ब्रेस्ट पे चोट लग गई है, हिट हो गया, तो वहां पे कई बार लंप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जो कई बारी रिलेट करने लग जाते हैं पेशेंट की कुछ गांठ डेवलप हुआ है। तो हम पेशेंट को अगर उनकी हिस्ट्री अगर लेते हैं तो हमें क्लियर होने लग जाता है कि नहीं, ये तो भाई इंजरी का आपका दिक्कत है। उसके अलावा मेस्टाइटिस, अगर पेशेंट लैक्टेटिंग मदर है और अंदर गांठें उसको डेवलप हो गई हैं, तो हम उसको क्लियर करते हैं कि यहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन हो रहा है या यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज हो रहा है। तो मेस्टाइटिस से इस तरह से हम उन्हें क्लियर कर लेते हैं। अगर ब्रेस्ट का साइज बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, निप्पल जो है इन्वर्टेड हो रहा है, कोई ऊजिंग डिस्चार्जेस हैं, मिल्क लाइक डिस्चार्जेस या ब्लडेड डिस्चार्जेस, तो हम पेशेंट को डेफिनेटली क्लियर करना चाहेंगे कि भाई इस तरह के जो सिम्टम होते हैं ये थोड़े से ब्रेस्ट कैंसर के हो सकते हैं। तो उनके लिए हम फिर टेस्ट फर्दर उनको एडवाइस करते हैं, जैसे एफएनएसी हो गया या फिर मेमोग्राफी हो गया। तो ये कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम रखते हैं। लाइपोमा भी कई बार देखा जाता है। लाइपोमा और फेबनोमा दोनों चीजें अलग है। लाइपोमा जो होता है वो फैट की गांठ होती है, तो फिर वो फिजिकल एग्जामिनेशन से भी कई बार क्लियर हो जाता है। अगर पेशेंट की टेंडेंसी है फैट डिपोजिशन की और उसके बॉडी पे मल्टीपल लम्प्स लाइपोमा है, तो हम क्लियर कर लेते हैं पेशेंट को कि ये भी आपका लाइपोमा हो सकता है। तो अर्ली इन्वेंशन, आपके कहने का मतलब ये है कि अर्ली इन्वेंशन से हम ग्रोथ जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो डेफिनेटली लाइपोमा मैम, है, डेफिनेटली। फाइब्रोएडिनोमा है या कैंसर हाँ ब्रेस्ट है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल जैसे गवर्नमेंट भी बहुत सारी इस तरह की वो एड्स में देती है कि आपका सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, तो आप उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? डेफिनेटली मैम, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत ही इजी है। आजकल वही बात है कि इंडिया में बहुत ज्यादा टैबू माना जाता है। अगर इस तरह से खुला डिस्कशन हम लोग करते हैं, तो बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म दिया है कि हम पेशेंट्स को, महिलाओं की चीजों को हम क्लियर कर सके। एटलीस्ट वो बेस्ट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। बेसिकली क्या होता है, फिंगर्स का इस्तेमाल करके पेल्पेशन किया जाता है, और उसके अलावा एक्जिला को भी पेल्पेट किया जाता है, ताकि कोई एक्सिलरी लिम्फ नोड अगर वहां है या वहां पे कोई पेनफुल आपको लंप अगर फील हो रहा है, तो वो जज किया जा सके। तो बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है ब्रेस्ट। तो हम पेशेंट को बताते हैं कि आप इस तरह से पहले अपर क्वाड्रेंट आप चेक कीजिए, फिर आप लेटरल क्वाड्रेंट, फिर लोअर क्वाड्रेंट, इस तरह से हम पेशेंट को गाइड कर देते हैं। तो फिर बहुत सारे लोगों को हम भी अपने क्लिनिक पे गाइड करते हैं कि अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करिए, जिनको इस तरह की टेंडेंसीज होती हैं। तो बहुत अच्छे से क्लियरली पेशेंट अपना एग्जामिनेशन मिरर के सामने रह के कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट मिरर थोड़ा क्लियर नहीं होता। बाकी विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स पेल्पेशन इनर साइड में करके पता लगाया जा सकता है इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ लंप और नॉट। तो अब बात करते हैं, हम होम्योपैथी की बात करते हैं कि होम्योपैथी से हम इसको ट्रीट या मैनेज कैसे कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपने मेडिसिन का बताएं हमें। डेफिनेटली मैम, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, पेशेंट को अगर डेवलप होता है फेबनोमा या टेंडेंसी ऑफ फेब्रेडोमा, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेशेंट अपना बैलेंस्ड डाइट ले। क्योंकि मैं डाइट पे भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन डालना चाहूंगी। जो जैसे सोया प्रोडक्ट्स होते हैं या फास्ट फूड आइटम्स होते हैं, ये जो होते हैं ये फाइटो इस्ट्रोजन क्रिएट करता है, इसमें होता है सोया प्रोडक्ट्स में या फास्ट फूड आइटम्स में। तो हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं, ताकि टेंडेंसी को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। एंटीऑक्सीडेंट्स का इंटेक, जैसे बेरीज हो गई, जैसे नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इस तरह की चीजों को हम एनकरेज करते हैं पेशेंट को लेना। और अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक थेरापेटिक्स की, तो देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे काम करना। पर जहाँ ज्यादा हम अगर सिम्टम्स हमें नहीं मिल रहे, जस्ट ब्रेस्ट में लंप का मिल रहा है, तो सबसे पहले सोचते हैं किलकेरिया काप के लिए। किलकेरिया काप बहुत इफेक्टिवली काम करता है अगर पेशेंट हेल्दी है और ब्रेस्ट टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं, फाइब्रस टिश्यूज का अगर वहां पे एक्यूमुलेशन अगर देखा जा रहा है, तो पेशेंट चिली है। तो इस तरह से किलकेरिया काप बहुत अच्छा काम करता है। मैंने भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में किलकेरिया काप, सेलिशिया, कोनियम, इन सब के इस्तेमाल से अपने पेशेंट को काफी रिलीफ दिया है। सेकेंड, कोनियम भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। कोनियम में बेसिकली देखा जाएगा जो लंप का स्ट्रक्चर होगा हार्ड होगा, स्टोनी हार्ड होगा। और इसमें पेनलेस, डेफिनेटली फैबनोमा है तो यूजुअली पेनलेस ही होता है। बट अगर फैबनोमा है और पेनफुल है, तो हम ये आपका फाइटोलेकाटिकेंड्रा के बारे में सोच सकते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिवली काम इस पे करता है। और नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं लेकेसिस, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है, साथ ही साथ सिस्टिक लेजन यूट्रस में है, और
आपके ब्रेस्ट में भी फाइब्रोनोमा हो रहा है तो हम लेकेसिस के बारे में भी सोच सकते हैं। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। थूजा एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, तो थूजा भी हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। सेलिशिया का काम कर रहता है कि अगर कुछ भी फाइब्रस ग्रोथ हो रहा है, टिश्यू ग्रोथ हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करना, उसको रिवर्स करना, तो सेलिशिया भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है। साथ ही साथ मैं किलकेरिया फ्लोर को नहीं भूलूंगी, इसमें यस, बायोकेमिक में किलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है इस तरह के केसेस में। बायोकेमिक्स तो हम लोगों को इतना अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं हाँ कि जी। वो लाइक ऐसा कई बार लगता है कि खाने में नमक और चीनी की तरह हो गए हैं वो हमारे। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली बहुत इफेक्टिवली काम करता बिल्कुल, है वो। बिल्कुल। अच्छा, क्या आप अपना कोई केस शेयर करना चाहेंगे? मैम मैं केस शेयर करना चाहूंगी। मेरे नेबर में ही एक आए थे, एक फीमेल, उनका एज लगभग 45 इयर्स का था हम्म, उस टाइम पे। अब तो खैर इट्स बीन 3 इयर्स। तो उन्होंने एक अपना इंसिजन करा के हटवाया था फेमिनोमा, क्योंकि वो बहुत पेनफुल था। हम्म, उन्होंने डायग्नोस करा लिया था। तो जो बहुत बड़ा वाला कोई था उनका 3 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स, तो वो उनको काफी पेन दे रहा था। तो अ, मेरे पास आने से पहले उन्होंने एटलीस्ट वो रिमूव करवा दिया था। फिर उन्होंने मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए वो आए थे, कंसल्टेशन के लिए। देन आई चेक्ड हर, तो आई गेट टू नो कि उनको मल्टीपल फैब्नोमा है। आई रिलेटेड विद हर रिपोर्ट्स ऑल्सो। तो उसमें देखा था कि बाइलेटरल उनको फैब्नोमा था, इंक्लूडिंग सिस्ट, वो भी बिनाइन इन नेचर था। देन आई प्रिस्क्राइब किलकेरिया काप उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। उसके साथ साथ मैंने किलकेरिया फ्लोर 6 में चलाया था उनका। और डेफिनेटली हमें पोटेंसी का ध्यान रखना होता है, थोड़ा अपवर्ड्स हम लेके गए थे। तब उनका 6 मंथ में उन्होंने जब अपना रिपोर्ट कराया था, अल्ट्रासाउंड रिपीट कराया था, तो उनके जो मल्टीपल फाइब्रॉइड्स फैब्रिनोमा थे वो सब रिजॉल्व हो गए थे। तो बहुत गुड, वेरी गुड। अमेजिंग रिजल्ट मुझे विद होम्योपैथी मिला है फैब्रिनोमा के केस में। इवन मैं आपको बताना चाहूंगी, गायने जब हम कॉलेज में थे, बीएचएमएस हम कर रहे थे, तो गायने में मेरा प्रोजेक्ट भी फैब्रिनोमा पे था। तो उस पे तो मैंने काफी पेशेंट पे रिसर्च भी किया हुआ है, और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे होम्योपैथी के नहीं, साथ नहीं, मिले हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आई एग्री। एक फाइब्रोएडिनोमा के केसेस जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होम्योपैथी से ट्रीट होते हैं राइट मैम, और सर्जरी से बिल्कुल आपको बिल्कुल। बचाते हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है। तो डेफिनेटली, मुझे भी बहुत अपना एक बहुत। केस याद आया, मैंने आप ही काली शेयर आयोडेटम से कीजिए, ठीक बिल्कुल किया था। बिल्कुल, आप ही शेयर हाँ, नहीं, कीजिए। नहीं, बताया आपको, काली आयोडेटम से ठीक किया था, बहुत साल हो कायली गए उस आयोडीन, केस हाँ को। वो भी इफेक्टिवली काम हाँ। करती है, डेफिनेटली। अच्छा, अब मैं आपसे ये ना कुछ रेयर मेडिसिन या लेसर यूज मेडिसिन भी कई बार हमारी होती हैं, तो मैं उसकी बात करूं। अगर आपसे कोई ऐसी लेसर रेमेडी को जो हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, कोई ऐसी रेमेडी आप बताना चाहें? मैम एक बार का केस है, जब फैब्नोमा का केस था, बट जी। पेशेंट में सच कुछ स्पेसिफिक सिम्टम नहीं मिल रहे थे, तो मेरे हम्म, को एंटीसोरिक मेडिसिन सल्फर ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। हम्म, और एक बार पेशेंट बहुत ज्यादा फास्टिडियस था, रेस्टलेस थी, तो उसमें हम्म, मुझे आर्सेनिक ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। तो ऐसा नहीं है आई कि हम एग्री, स्पेसिफिकली इस पे एब्सोल्युटली काम एग्री। करेंगे कि ये एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है तो हम यही प्रिस्क्राइब करेंगे। टोटलिटी ऑफ सिम्टम और सिमिलिमम का अगर हम ध्यान रखें, माइंड को भी अगर हम इन्वॉल्व करते हैं, माइंड से मेंटल सिम्टम्स को, तो डेफिनेटली हमें और भी वाइड स्प्रेड में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन का आइडिया लग जी, जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। आर्सेनिक एल्बम तो मुझे याद है कि आर्सेनिक एल्बम 30 से स्टार्टिंग में जो था वो लंप इतने अच्छे तरीके से गया था, और उसके बाद मुझे ना तो वो पोटेंसी इंक्रीज करनी पड़ी थी उनकी, राइट, कई और बार वो थर्टी बहुत अच्छे, थर्टी मतलब पोटेंसी वो भी जैसे हम मिरेकल कर लोग। देती है मैम, 30 बिल्कुल, पोटेंसी भी, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन सपोर्ट की, जैसा आपने बीच में हमें कुछ बताया भी है। तो हाँ जी। पर्टिकुलरली क्या कुछ ऐसा होता है कि कुछ डेफिशिएंसीज जैसे ये लंप कॉज कर देती हैं? मैम जो हमारा कैल्शियम होता है, विटामिन D3 हम्म, होता है। कैल्शियम बेसिकली हम कहते हैं ईस्ट्रोजन कैरिंग हार्मोन है। इसकी हम्म, डेफिशिएंसी भी कई बार एक्यूमुलेशन करती है फेब्रोमा का, साथ ही साथ विटामिन D डेफिशिएंसी। तो ये हम्म, जो डेफिशिएंसीज हैं ये भी डेफिनेटली अफेक्ट करती है। तो पेशेंट को अगर हम देखें, तो पेशेंट की अगर हम हिस्ट्री लेते हैं, तो पेशेंट किसी सप्लीमेंटेशन पे नहीं होती है, और जस्ट बेबी डिलीवर किया होता है, या फिर वो जो आजकल तो यंग जो लड़कियां हैं, जो हमारी यंगस्टर्स हैं, उनमें ज्यादा ये देखा जी, जा रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उनका भी जो अगर हम रिलेट करें, तो फास्ट फूड आइटम का बहुत ज्यादा खाना, स्लीप प्रॉपर नहीं लेना, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लेना, तो ये चीजें भी अफेक्ट कर रही हैं। तो हमें एनकरेज करना चाहिए अपनी पेशेंट्स को, अपने साथियों को, या फिर हमारे जो रिलेशन में महिलाएं हैं,
कि अगर इस तरह से कोई सिम्टम मिलता है तो अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें, अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छा रखें, साथ ही साथ सेल्फ एग्जामिनेशन को हमें एनकरेज करना चाहिए। बेसिकली स्ट्रेस्ड लाइफस्टाइल जो आजकल का है उसका भी कोई रोल है? डेफिनेटली मैम, हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल बहुत कॉमन है, तो वो डेफिनेटली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फाइब्रोनोमा हो रहा है, तो डेफिनेटली स्लीप प्रॉपर ना लेना, स्ट्रेस में रहना, ये सब चीजें अफेक्ट कर रही हैं लाइफस्टाइल को। वेरी गुड। मैं अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो आपको रीड करके बताती हूँ। हाँ जी। ये तो एक स्ट्रेस और फाइब्रोएडिनोमा का ही आया था, ठीक है, वो हमने कर लिया है। अर्ली एक इन्वेंशन। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हाँ कि जी। जैसे कि मैरिड फीमेल्स या अनमैरिड फीमेल्स में जैसे से है, तो वो उनको एक टेंशन ये भी आता है कि ये उनकी मैरिड लाइफ को अफेक्ट करेगा, ऐसा हाँ भी रहता है कि भाई इस वजह से हाँ, तो मैम मैरिड इस होते केस में हैं ना वो डेफिनेटली एक अनमैरिड। न्यू कपल मेरे पास आया था, जिसमें जो मेल था वो ज्यादा कंसर्न था कि कहीं ये लंप जो है फर्दर सीए ब्रेस्ट में कन्वर्ट ना हो जाए या फैलने ना लग जाए। तब मैंने उसे ना काउंसिल किया, काउंसलिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे केस में मैम कपल को। और साथ में उनकी जो मदर इन लॉ थी वो भी मेरे पास आई थी, तो उसमें इस केस में काउंसलिंग ने बहुत काम किया था। मेडिसिन चल रही थी पर उनको ये डर था कहीं ये फैलने वाला कोई रोग तो नहीं, क्योंकि मैम हमें वो चीज क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है पेशेंट के बिल्कुल साथ बिल्कुल। साथ उनके रिलेटिव्स को भी। तो इसमें ये चीज बहुत मैटर करती है, लेकिन ये मैरिटल लाइफ में ऐसा कुछ इशू नहीं क्रिएट करता है। बट आफ्टर मतलब लाइक लैक्टेशन के टाइम पे भी फीमेल को कोई ऐसा दिक्कत नहीं आता है, या फिर मैरिज के बाद भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। क्या ऐसा कुछ है कि जिनको मेनोपॉज हो गया तो वहां पर फाइब्रोएडिनोमा नहीं हो सकता है? मैम अगर फाइब्रोनोमा है और पेशेंट को मेनोपॉज अटेन हो जाता है तो फाइब्रोनोमा रिग्रेस हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन की सप्लाई कम हो जाती है। लाइक तो हमें पेशेंट फिब्रॉइड। को ये भी क्लियर करना चाहिए कि फेब्रॉइड जो है एस्ट्रोजन से लिंक कर रहा है, फाइब्रोनोमा एस्ट्रोजन से लिंक कर रहा है, तो अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा हमारी बॉडी में मेनोपॉज के बाद तो ये भी श्रिंक करेगा। तो पेशेंट को अगर हम क्लियर कर देते थोड़े से और वो रिलैक्स हो जाते, चलो मेरी गांठ गल जाएगी, तो ये अच्छा रहता है हम पेशेंट को पहले ही क्लियर कर दें तो। जी लेकिन उसके बिल्कुल। बाद होने की चांसेस कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं मेनोपॉज के बाद। ओके जी। आई थिंक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपने बहुत अच्छा नॉलेज शेयर किया है डॉक्टर अल्पिका थैंक यू हमारे सो साथ। मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर अल्पना, थैंक यू सो मच डॉक्टर नहीं, हमें भी समीक्षा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, हमारी भी नॉलेज थोड़ी इंक्रीज हुई है। थैंक यू सो मच। सीरियसली बांटेंगे नॉलेज अपना तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही हम एक डेफिनेटली, दूसरे से। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सही बहुत कह रहे हैं। जल्दी हम आपको दोबारा बुलाएंगे किसी हाँ एक हाँ, नए बिल्कुल टॉपिक पर, बिल्कुल, इट्स माय ठीक है? प्लेजर टू बी हियर एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। थैंक यू सो थैंक मच फॉर द यू, थैंक इनवाइट। यू वेरी मच। थैंक यू मैम, बस थैंक आज यू। का जो एक है एज लिमिट पूछी जा रही है, एक क्वेश्चन और आया है। हाँ जी। एज लिमिट क्या है फाइब्रोएडिनोमा का? 15 to 35 का ज्यादा रहता है चांसेस, और हम्म, 45 तक भी कई बार जाता है, क्योंकि मेनोपॉजल जब एज आने से पहले हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो 45 की एज में भी देखा जाता है। 15 to 35 का ज्यादा है इसमें रिस्क फैक्टर में। तो आज का अगर हम टेक अवे मैसेज की बात करें हमारे व्यूअर्स के लिए तो वो क्या रहना चाहिए? अच्छा खाइए, खुश रहिए, अच्छी नींद लीजिए, और अच्छे डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहिए, ये भी बहुत मैटर करता है। अच्छा डॉक्टर ढूंढना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। तो आपको तो सही ज्ञान दे, आपको सही राह दिखाए, वो भी जरूरी बिल्कुल है। हमारी तरफ से तो एक ही है, एक टेक अवे मैसेज कि कुछ भी अगर आप देखते हैं अपनी ब्रेस्ट में किसी भी टाइप के कोई भी चेंजेस देखते हैं, वो चाहे लंप है या निपल का इन्वर्टेड होना है या कुछ ओजिंग डिस्चार्जेस है, उससे पहले ही अर्ली इंटरवेंशन कि बिल्कुल आप सेल्फ चेकअप कीजिए अपना, अपने आप जो टाइमली हैं वो अपने टेस्ट करवाएं ताकि आप बिल्कुल। किसी भी बड़ी बीमारी में जाने से बचें साथ और ही अपना साथ मैम लाइफस्टाइल हेल्दी मैं कहना रखें। चाहूंगी कि हमें भी अपना लिमिटेशन, बीइंग होम्योपैथ हमें भी अपना लिमिटेशन पता है, तो हमें भी पेशेंट को सही टाइम पे बिल्कुल सही टाइमली गाइडेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि होम्योपैथी का काम यहीं तक था या फिर इससे बिल्कुल होम्योपैथी से चेंज नहीं आएगा, आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, या जैसे भी हम पेशेंट को गाइड करें वो ज्यादा अच्छा है। हमें अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, जो राइट, बहुत मतलब मैं ज्यादा समझती हूँ जरूरी है। कि हमारी जो पढ़ाई है वो हमें सबसे पहले यही सिखाती बिल्कुल है कि हमारी बिल्कुल बिल्कुल। लिमिटेशंस कहाँ तक है। राइट राइट राइट। चलिए आपको मिलते हैं से फिर से। श्योर वन मैम। क्वेश्चन
वन हाँ मोर जी, जी क्वेश्चन, हाँ जी, सॉरी वन जरूर। सॉरी होम्योपैथिक में कितने टाइम में रिजल्ट मिल जाता है? होम्योपैथिक देखिए, मेडिसिन अगर फाइबर ना सिमिलिमम अच्छा मिल जाए आपको, तो विद इन 15 डेज भी चेंजेस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। पेशेंट कहेगा कि लंप मुझे छोटा लग रहा है। हम इन्वेस्टिगेशंस पे नहीं जाते, हम सेल्फ एग्जामिन करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं कि पेशेंट ने जो सेल्फ एग्जामिन किया या हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या चेंजेस लगे। तो वो कई बार होता है कि लंप माइन्यूट होते हैं, वो तो फिर पल्पेट भी नहीं हो पाते। हम कहेंगे कि आप वेट एंड वॉच करो, 15 दिन में ऐसा चेंज आया, फर्दर और अच्छा आएगा। तो पेशेंट को जो अश्योरेंस हम देते हैं वो भी बहुत बड़ा काम करती है मैम। मैं तो अपने पेशेंट को हमेशा एक ही बात कहती हूँ, भाई अपनी दवाई आपने हमें खुद बता के जानी है, जितना बताओगे हमारे लिए और आपके लिए उतना अच्छा है। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर थैंक यू। आज के लिए इतना ही बहुत है, ओके फिर ओके, मिलते हैं। थैंक्स ठीक थैंक्स है, फॉर द ओके, इनविटेशन मैम। थैंक यू डॉक्टर अल्पिका, थैंक यू डॉक्टर बाय, समीक्षा। थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय। बाय। बाय।